शायर क्या खूब फरमाता है, कहता है कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये आंधी आनी थी जम्मू कश्मीर में, वो आंधी आ चुकी है। साथ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महराजुद्दीन मलिक, जो आज हिंदुस्तान के टॉप 10 ट्रेंडिंग पर्सन्स में चल रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप किसी भी संगठन के नाम कहते हैं महराज मलिक, वही आज हमारे साथ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कल की एक पोस्ट ने जम्मू कश्मीर में कुछ हिला दिया, और वो ये कहा कि जहां से मरहूम देवेंद्र सिंह राणा इलेक्शन लड़ते थे, नगरोटा और बडगाम से, क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि महराज मलिक जैसा ही कोई शख्स इन दोनों जगहों से खड़ा होकर इलेक्शन लड़ रहा है? इस पर बातचीत करें। देखिए, ये बात सच्चाई है क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग माहौल है, क्योंकि राजनीति को बदलने के लिए मैं लोगों से राय ले रहा हूं, क्योंकि ये वक्त ज़रूरी है कि लोगों से सलाह लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि जो खड़ा होगा वो ईमानदार होगा, और वैसा ही होगा, क्योंकि हम जिस तर्ज पे राजनीति देखना चाहते हैं उसमें ईमानदारी की बात जरूरी है। और दूसरी बात, ईमानदारी के साथ साथ इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान भी बहुत जरूरी है। हम एक कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आवाम की मर्जी होगी और कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, और हमारी मंशा रहेगी कि हम जम्मू कश्मीर के इन 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जो असेंबली गुजरी है जिसमें आपने बात की, और मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लिए मुझे लगता है पहले एमएलए आप थे जो इस धूप में उतरे थे, उनको आपने आश्वासन दिलाया था, फिर आपने दूसरे दिन वो बात भी की। क्या ये दूसरे दिन जो आपने बात की, क्या ये बुरी तो नहीं लग गई अपोजिशन पार्टी को कि महराज उतरा और दूसरे दिन बात कर दी फायर एंड इमरजेंसी? राजनीति को अगर मैंने करीब से देखा होगा या आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात होती है जिससे दूर दूर तक का वास्ता लोगों को नहीं होता है, और उन चीजों से फायदा नहीं होता है। ठीक। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमने जमीन से जुड़े लोगों के मुद्दे यहाँ पर ऐवान में उठाए, चाहे वो करप्शन को लेकर हो या आम आदमी के रोजगार के बारे में बात हो। हमने पॉलिसीज भी बताई कि इन चीजों पे मतलब काम कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी हमने वैसी बातें रखी हैं, सरकार में बैठकर सरकार के लोगों से भी बात की है, और हमने कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर को बेहतर कैसे किया जा सकता है, स्ट्रांग कैसे किया जा सकता है। पॉलिसीज भी हमने दिखाई, और इन चीजों पर, ये जो नीचे लेवल पर जो हालात हैं, उन हालात को रोकने की ख्वाहिश भी करते हैं, और उन्हें भी कैसे रोका जाए। बस अब सरकार की मंशा होनी चाहिए जिससे एक आम आदमी को बेहतर जिंदगी जीने का एक मौका मिले। वैसे तो आज जन्मदिन है बाबा साहब अम्बेडकर का। देखिए, जो उनका सपना था, आईन तो बना था देश के अंदर, लेकिन उस आईन के हिसाब से देश अभी चला नहीं है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अंग्रेज भी यहाँ पर राज किए, और इसी तर्ज पे राज, मतलब तब भी राजनीति होती थी। लोग पुलिस में भी थे, ब्यूरोक्रेसी में भी थे, हम ही लोग थे, हम ही चीजों पे ये सारी चीजें लाद दी जाती थी। आज भी जो आदमी नौकर है, वो खुद को नौकर नहीं समझता है, वो महाराजा समझता है, वो राजा खुद को समझता है। और जो अंग्रेजों के दौर में एक ब्यूरोक्रेट होता था, वही आज भी है। किसी को पूछेंगे तो कहेगा मैं गवर्नमेंट नौकर हूँ, मतलब मैं नौकरी करता हूँ। जब वो कुर्सी पे बैठता है तब वो नौकरी नहीं, तब वो बादशाह दिखाता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जिस सपने से इस मुल्क को बनाया था, और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो सपना था, जो तालीम उन्होंने हासिल की थी, और फिर इस देश के लोगों को जो उन्होंने सम्मान और इज्जत दी थी, वो यहाँ की आवाम ने संभाली नहीं। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि अगर आपने देखा होगा या जाना होगा, यहाँ पर 60 साल कांग्रेस ने राज किया। इसलिए नहीं बनाया था कि आप एक पार्टी को अपने ऊपर लाद के रख दो। उन्होंने इसलिए चुनाव रखे थे कि ताकि इलेक्शन होंगे, और 5 साल के बाद अगर आपका नेता अच्छा काम नहीं करता है तो आपके हाथ में ताकत है, एक आम आदमी के हाथ में ताकत है कि आप उस आदमी को चुनो जो आपका बेहतर मुस्तकबिल बनाए। तो वो सपना उन्होंने तो लिख दिया था, उन्होंने तो ताकत आवाम को दे दी, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल आवाम ने अभी नहीं किया। मैंने बहुत बार कहा कि शिमला के अंदर एक चीज छोटा सा, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, उससे थोड़ी सी राहत होती है। भाजपा 5 साल करती है, 5 साल कांग्रेस करती है, लेकिन वो भी सपना उनका नहीं था। उनका सपना ये था कि अगर वो लोग नहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं, अब यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर लोगों को बदलने की ताकत हाथ में है, लेकिन लोग ही नहीं बदलना चाहते हैं। बस उन लोगों के लिए हमें कोशिश कर रहे हैं, और उनके उस सपने को पूरा करने की ख्वाहिश महराज कर रहा है।
मेरे से एक सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शन पर वोटिंग का जो सिस्टम है, लोग क्या सोचते होंगे? आपने भी इलेक्शन लड़ा, एक लहर आपके साथ थी जो चुनाव रैली में शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। आपको क्या लगता है कि अब आप उस कुर्सी पर बैठे हैं और इलेक्टेड बाय द पीपल, यू आर एमएलए, आपको क्या लगता है कि वो सोच, वो मंशा क्या थी लोगों की कि आपको चुनना है, किसी और को क्यों नहीं चुनना है? ऐसा नहीं है कि ये एकदम से कोई पट से जल्दबाजी में लोगों का फैसला रहा है। इसके पीछे 10 साल का मेरा एक संघर्ष रहा है, बहुत मेहनत करी है। और मैंने लोगों को पहले कहा था, जब मैं स्टार्टिंग में खड़ा हुआ था तो लोग कहते थे सियासत में ईमानदारी नहीं है, सियासत जो है काला जादू है, और लोग उसी नजरिए से इसको देखते थे, और जिसके पास पैसा है वही लड़ सकता है, आप नहीं लड़ सकते हो। और ये बात मैंने 10 साल लोगों को बताई। कितने साल? 10 साल मैंने मुड़ कर नहीं देखा। मैंने इरादा किया था और उस इरादे पे काम भी किया। फिर एक वक्त आया जहां लोगों ने मुझे डीडीसी बनाया। सोचा उन्होंने कि अगर ये बोल रहा है, क्या उस पे खड़ा उतर सकता है, क्या ये ईमानदारी से काम कर सकते हैं? और मैंने 4 साल ईमानदारी से काम करके दिखाया, जिसमें सवालिया निशान खड़ा करने के लिए आज भी इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास मेरे लिए कुछ सवालिया निशान पेपर मिला ही नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने करके दिखाया। क्योंकि मैं कौन होता हूं? जब आवाम का पैसा है तो आवाम को देने में मुझे दिक्कत क्यों आएगी? अगर आवाम ने मुझे सम्मान दिया, इज्जत दी, अपना रहबर माना, तो रहबर उनके साथ खिलवाड़ क्यों करे? लेकिन ऐसा राजनीति में पहले नहीं होता था, होना वही हो चाहिए था, लेकिन करने की ख्वाहिश किसी ने नहीं की। तो यकीनन ये एक बड़ा बदलाव था बड़े पैमाने पे, और जिन लोगों ने भरोसा दिखाया आज उनको और भी ज्यादा भरोसा आ रहा है, और उनके भरोसे से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भरोसा आ रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और मैं चाहता हूं कि आज मैंने कहा है, सरकार ने वादे किए थे हम नौकरियां देंगे, सरकार ने बहुत सारी बातें की थी, क्योंकि लोगों को वोट दिया था, लोगों ने वोट दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव आए। और मैं भी चाहता हूं कि बदलाव कैसे आए। अब सरकार का हिस्सा हूं, सरकार में रहकर भी मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो यकीनन मैं खुद को कमजोर नहीं समझ रहा हूं। अब हमने पॉलिसी को बदला है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने लोगों को कहा है कि नौजवान, वो नौजवान जो झूंझ रहा है, जो परेशानियों के आलम में दबा हुआ है, और जिन लोगों के पास गुहार लगा रहा है, अगर वहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो हमारी बात नहीं करते हैं, तो मैंने नौजवानों को एक हिम्मत दी है, एक कोशिश कर रहा हूं। अगर नौजवान या जम्मू कश्मीर के लोग मुस्तकबिल को बेहतर देखना चाहते हैं, 30,000 पोस्टें, क्या उसने चोरियां की, फलाना डीडीसी था उसने चोरियां की? नहीं। अगर उसने गलत किया, उसको नहीं आया, आप आकर अच्छा करो, ऐसा होना। और उसके लिए उन नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, जो पढ़ा लिखा यूथ, जो बेरोजगार है, जो झूंझ रहा है, जो इनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, वो खुद ताकत में आकर बाकी जो मजलूम है उनके साथ तो इंसाफ करे। अरे एक जगह, एक मुकाम पर आपको तकलीफ दे रहे हैं, आप यकीन जानो कि हर फील्ड के अंदर, हर जगह बहुत सारे लोग मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। किसी एक जगह तो राहत हम लोग दें। जैसे मैं एमएलए बन गया, मैं डोडा का एमएलए बना, मेरे पास जो 4 करोड़ आएगा मैं लोगों को दूंगा। मेरे हाथ में जहां इंसाफ होगा मैं करूंगा, इस बात की गारंटी महराज दे रहा है। और जो पैसा मेरे पास करोड़ आएगा, 100 करोड़ आएगा, 200 करोड़ आएगा, 500 करोड़ आएगा, जैसे मैंने बांटा, मैंने 60 करोड़ 70 करोड़ मैंने एक प्लान बनाया, मैंने लोगों को दिया। उसमें मेरा कोई भी अपना कोई जाती मफाद नहीं है। मैंने जो भी पैसा बांटा मैंने लोगों को दिया, मेरा इंटेंशन के लिए रहे। अब मैं चाहता हूं अगर डीडीसी अब अच्छा हो, वो भी वो पैसा लोगों के बेहतरी के लिए लगाए। अगर सरपंच अच्छा है, वो लोगों की बेहतरी, तो यहाँ के माहौल बदला जा सकता है। और उस माहौल के लिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है उन लोगों ने अच्छा नहीं किया, आपको करने का वक्त है, और महराज आपके साथ खड़ा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले नेता होता था जो आवाम के साथ खड़ा नहीं होता था, मजलूम के साथ खड़ा नहीं होता था, वो अपने गुंडे मवाली लुंड गुंड लोगों से के साथ खड़ा होता था। जो मालदार होता था उसको बगल में रखकर जो है उसकी बात करता था, गरीब की बात सुनता नहीं था। महराज आज उस मुकाम पे अगर खड़ा है, लेकिन मेरे बगल में बैठने वाला गरीब को अगर लूटने वाला होगा, उसको उठाकर मैं बाहर फेंक देता हूँ, और जो मजलूम है उसको बगल में बिठाने का काम महराज करता है। मैं उसकी आवाज हूँ, मैं उसकी आवाज हूं। मैंने जो वादा किया है मजलूमों के साथ और उन लोगों के साथ, मैं उनके साथ आज भी बराबर खड़ा हूं जब तक जिंदा हूं। मैं वही कह रहा हूं, अगर एक डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी बदली जा सकती है तो यकीन जानो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़ा हो जाइए, हम आपके साथ हैं, प्लेटफॉर्म हम देंगे। मेरे पास इस वक्त नौकरियों का अंबार है। जिस मैंडेट के लिए आप मरते हो, जिसके लिए आप पैसा देते हो, आपके घर में पैसा होना चाहिए। नहीं, मुझे आपके घर में पैसा नहीं चाहिए, आपकी सोच चाहिए। अगर आपकी सोच लोगों के हित में बेहतर है तो महराज आपके साथ है।
हम चंदा करेंगे, लोगों से पैसा लेंगे, या लोग मुफ्त खुद देंगे, लोग वोट भी देंगे, पैसा भी देंगे, लेकिन वादा करना है कि आप ईमानदारी से लोगों का मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे और उनके बेहतरी के लिए काम करेंगे। अगर आप ये करेंगे तो यकीन जानिए इस सिस्टम में हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बदलाव आप देखना चाहते हो तो जो भी चुनाव आ रहे आप लड़िएगा। एक बीडीसी वो एज कंपेयर टू आपको आईएएस की पोस्ट देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल में अगर आप देखेंगे बीडीसी के साथ बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम तक आता है ना, एक बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट है ना। तो उस पोस्ट के लिए मेरा नौजवान क्यों नहीं आएगा? अरे अगर इज्जत कमाना चाहते हो, इज्जत लोग आपको देंगे, लेकिन आप ईमानदारी तो दिखाइए। अगर आपको डीडीसी बनना है वो तो बहुत बड़ी पोस्ट है, अगर आपको एमएलए बनना है वो उससे ताकतवर पोस्ट है। और इसके लिए पोस्टों के लिए आपको 8th पास भी कम चलेगा। सुन लीजिए, नहीं आप सहनियत नहीं चेंज करें कि ईमानदारी इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, वो तो कंपलसरी है, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। ईमानदार होना कंपलसरी है। उसके बाद इंसानियत का दर्द रखना, और उस दर्द को बांटने के लिए आप उस कुर्सी पे बैठने के बाद उस दर्द को उसका बांटेंगे, उसकी गारंटी का होना भी बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है, हम एमए एमफिल कहीं पता नहीं कहाँ पढ़ के आते। अरे इसमें तो आपको डिग्री लेने की भी जरूरत नहीं है। 8th पास, यहाँ तो बड़े बड़े लोग 8th पास 8th फेल काम कर रहे हैं। आपके पास नीयत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए। और आपके पास डिग्रियों का अंबार है। मेरे नौजवान के पास तो डिग्रियों की कमी नहीं है, बस सोच को पढ़ने लिखने के बाद भी अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो फिर मैं नाअहल हूं, क्योंकि इस काम को करने के लिए जाहिल आदमी आ रहा है। मतलब जिसको हम जाहिल कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, वो इस काम को कर रहा है। और पढ़ा लिखा नौजवान अगर उस जाहिल अनपढ़ से रोजगार मांग रहा है तो ये कहीं ना कहीं उस एजुकेशन की बेइज्जती है। और मैं नहीं चाहता हूं पढ़ा लिखा यूथ आए, एमए एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स आए। मैं कहता हूं अगर कोई नौकरी भी कर रहा है छोड़ दे, 4th क्लास की नौकरी अगर किसी एमफिल वाले को निकल आए। अरे क्या रखा है इस दुनिया में, क्या कमा कर 10,000 50,000 में क्या खाओगे? अरे खिलाने वाले बनो, देने वाले बनो। खिलाने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन अपने हाथ में वो वजूद लो जहां से आप इंसाफ कर सकते हो। 30,000 पोस्टें, 30,000 नौजवान पढ़ा लिखा जिस दिन इस मैदान में उतर गया, यकीन जानना उसी खौफ से पूरा देश कांपेगा, पूरे देश की राजनीति बदलेगी अगर नौजवान समझ गया। मैंने अभी तो मेरा काम ही नहीं, मैं कहता हूं खाली सरपंच मेंबर अगर नौजवानों ने भागीदारी ले ली और अगर वो चुनकर आवाम ने भेज दिए, इनकलाब और रेवोल्यूशन को रोकने वाला पूरा देश के अंदर कोई नहीं होगा। और यहां से हम राजनीति का असली मकसद सिखाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है और जो असली मकसद था इस जमहूरियत का, वो जमहूरियत अभी तक देश के अंदर मैंने नहीं देखी। यहाँ तो बोलने का अधिकार छीन लिया, यहाँ तो काम करने को एहसान समझा जाता है। अरे एहसान नहीं था, हम नौकर है, महराज नौकर है, मैं बड़ा नौकर। अगर कोई कुर्सी पे बैठा वो छोटा नौकर है, लेकिन महराज बड़ा नौकर है आवाम का। और मैं यहाँ बादशाह बना हूं। अरे नहीं, ये सपना नहीं था, अंग्रेज भी था, वो भी वही कर रहा था। अब आप भी वही करोगे तो क्या फर्क रहा भाई साहब? मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो नौकरी करना चाहता है। उसको पूछो ना, गवर्नमेंट नौकरी, अरे क्या नौकरी है आपको? अरे जो काम मैं बता रहा हूं उसमें आपकी इज्जत है, शोहरत है, लोग आपको जानेंगे। इधर कौन शहर में किसको जानता है, चाहे कितना बड़ा ऑफिसर है, कोई जानता है? लेकिन महराज जब गली से गुजरेगा तो पूरी दुनिया जानती। अरे इस काम के करने की ख्वाहिश करो जहां लोग आपको दुआएं दे, जिंदा होकर भी जिंदा होने का सबूत आपको देंगे कि आप जिंदा दिल लोग। अरे कितने बड़े ऑफिसर है, कोई नहीं जानता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी तनख्वाह कितनी। यहाँ करोड़पति खरबपति कोई नहीं जानता कौन है। लेकिन एक गांव का एक अदना सा आदमी 10 साल या 15 साल मेहनत करने के बाद सिर्फ उन लोगों के लिए, और आज मैं खुश हूं कि मेरी बात पहले सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। और मेरा मकसद ही यही था जिंदगी का कि मैंने अपनी बात मनवानी है। देखिए मेरे लोग देख रहे होंगे, और मेरे इलाके में मैं जब बोलता था कहते थे यार तू तो पागल बातें कर रहा है, ये थोड़ी होता है। मैंने उनको बोला था कि मैंने अपनी बात मनवा के छोड़नी, और मैं हक पर हूं, और हक की बात को सुनना पड़ेगा। और हक का गलबा अगर उनको यकीन आया होगा इतना बड़ा है, तो यकीन जानिए हर आदमी ईमानदार बनेगा। और ईमानदार होना अगर इतना अच्छा है तो बुरा बनने की क्या जरूरत है? सही बात है कि नहीं? जब ईमानदारी खून में है। और बड़ी खूबसूरत बात महराज साहब ने ये कही कि अगर ईमानदार बनकर आपको सब कुछ मिल सकता है तो फिर बेईमान बनना क्यों है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत बात है। उम्मीद तो यही है कि जो सोच ये रखते हैं और जिस जज्बे के साथ ये
रात के अंधेरे में दिन के उजाले में जाते हैं, हॉस्पिटल के दौरे लगाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मुलाकात करते हैं। तो यही दर्द जो है बाकी एमएलएस भी रखे, कोशिश हमारी यही रहेगी। और आज का जो हम यहाँ पर मुलाकात के लिए आए थे, जो ये सोच रहे हैं, जो इनकी सोच है, क्या वो वक्त रहते आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की आवाम को बदलेगी या नहीं, ये भी देखना बाकी है। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ में आकिब आफ्ताब, जम्मू से।